ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। यस सर। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रकाश का तरंग प्रकृति पढ़ रहे हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अंदर कितने बताओ नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं। पहला क्या बेटा? पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या? वेव नेचर। सही है ना? ठीक है, तो एक बार हम लोग जरूर एक नज़र डालेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इसमें देख चुके इस चैप्टर में, क्यों क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद आज एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, लेकिन एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने आपको पीछे जो है प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है बताओ? एनर्जी का एक रूप, एनर्जी का एक फॉर्म है जो किसी लाइट सोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है। बोलो। और ये पार्टिकल जब किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है तो वहां से टकराकर फिर हमारे आंख तक आता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं कि वस्तु है या नहीं। कोई दिक्कत बेटा? मैं एक टेबल बनाया था, उसके ऊपर एनसीईआरटी का बुक बनाया था, ऐसा कुछ बताया था। ये मेरा पहला लेक्चर था। बोलो साहिन। अच्छा, इसके बाद दूसरे दिन आप देखे होंगे कि प्रकाश से संबंधित मैं कुछ गुण बताया था, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें 4-5 प्रॉपर्टी बताया। खैर प्रकाश से संबंधित तो बहुत से प्रॉपर्टीज हैं बेटा, एक नहीं है, लेकिन 4-5 जो मतलब मुख्य थे वो हम आपको बताए। अगले दिन बेटा हमारा एक टॉपिक हुआ कि वेव क्या है। मैं वेव के बारे में आपको जानकारी दिया, तरंग के बारे में जानकारी दिया। यानी कि वेव एक प्रकार से मीडियम में उत्पन्न विक्षोभ है, हलचल है, डिस्टरबेंस है। बोलो। यानी कि जब कोई एनर्जी कहीं विस्फोट होती है, तो जब एनर्जी विस्फोट होती है तो वो क्या करती है कि मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा कर देती है। बोलो। और जब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द या तो वेव के परपेंडिकुलर या तो वेव के पैरेलल ऑसिलेट होने लगते हैं। बोलो। तो इसका मतलब वो जो डिस्टरबेंस है एनर्जी का, वही क्या था बताओ? वेव था। वेव से रिलेटेड हमने वेवलेंथ के बारे में बताया कि नहीं बताया? मैं ये बताया श्रिंग क्या है, गर्त क्या है, इसके मतलब ठीक है ना, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है। मैं आपको ये भी बताया कि संपीड़न क्या है, विरलन क्या है। सही है ना? अनुप्रस्थ की केस में यानी कि ट्रांसवर्स की केस में हम श्रिंग और गर्त की बात करते थे, क्रस्ट और ट्रफ की बात करते थे। लॉन्गिट्यूडिनल की केस में जैसे साउंड वेव बोलो, हम लोग कंप्रेस और रेयरफैक्शन की बात करते हैं, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न और विरलन की बात करते थे। कोई दिक्कत है? तो एक नजर हम लोगों ने इस पे देखा कि अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़ चुके। क्या होता है बच्चों कि पीछे की चीजें एक बार पढ़ा दूं ना, तो उससे ये होता है कि सारी पीछे की चीजें अगर पढ़ाई हुई चीजें अगर एक बार रिपीट कर देता हूं तो सारी की सारी कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में स्पिन हो जाता है, जिससे चीजें याद में आ जाती है और एक फ्लो बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है बच्चों, रियल बताऊं तो जो चैप्टर हमारा है प्रकाश का तरंग प्रकृति, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट, उसमें पहला हेडिंग आप अपने बुक में यही पाओगे, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। लेकिन आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। हम 3 लेक्चर आपको जो बताए वो बेसिक बातें थी, लाइट के बारे में, लाइट के गुणों के बारे में और वेव के बारे में। अब क्या होगा, चीजों को अगर हम पढ़ाएंगे और उसमें कहीं वेव वर्ड अगर आ जाएगा तो आपके मन में एक रफली जरूर क्या बोलते हैं आंकड़ा रहेगा कि वेव क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या है। ठीक है बेटा? ठीक है, देखो बेटा क्या है कि हम पहले दिन ही आपको बताए थे कि प्रकाश से संबंधित बहुत सा सिद्धांत है, जैसे प्लांक का सिद्धांत। बोलो भाई। इसके बाद अभी हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ोगे। बोलो। ये न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत है। तो ये बताओ, ये सिद्धांत है कि नियम है? सिद्धांत है। तो कोई जरूरी है कि ये ऑलवेज सत्य हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स अभी भी सत्य माने जा रहे हो, या हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स असत्य माने जाते हो। अब बोलो। तो हम लोग इस चैप्टर में
दो स्पेशल थ्योरम देखेंगे बच्चों। एक तो ये आज का लेक्चर है न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, और एक बच्चों आगे पढ़ेंगे हाइगेंस का सिद्धांत। कोई दिक्कत है? अब देखो, न्यूटन जो थे वो तरंग के बारे में नहीं, यानी कि तरंग प्रकृति के बारे में नहीं, यानी कि वेव नेचर के बारे में नहीं, केवल पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहे हैं कि पार्टिकल नेचर क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछला चैप्टर में हमने पार्टिकल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आइए देखते हैं न्यूटन जी क्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, देखो पहला पॉइंट देखो न्यूटन क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखो तो अब देखो, सबसे पहले पहला बात तो न्यूटन जी ने यह बताया, ठीक है, कि कोई भी अगर प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत का मतलब सोर्स ऑफ लाइट, तो उसमें जो प्रकाश निकल रहा है ना बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रहा है, छोटे छोटे कणों के फॉर्म में निकल रहा है। यानी कि प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है किसी प्रकाशिक स्रोत से, वो किसके फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि कणों के फॉर्म में हो रहा है। पहला पॉइंट, कणों, पार्टिकल्स। बात समझ में आया? दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। छोटे छोटे, ठीक है ना, पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, उत्सर्जन होता है। इन पार्टिकल्स को बेटा उन्होंने नाम दिया कणिकाएं। क्या नाम दिया? कणिकाएं, यानी कि कॉर्पस सेल्स, कणिकाएं। बस समझ आएगी? पहला पॉइंट हमारा यही था, तो आप लोग ये पहला पॉइंट लिखिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और भी है, न्यूटन जब ये थ्योरम दिए थे तो वो समय था 1675, यानी आज की बात नहीं है। 1675 बेटा बहुत पहले की बात है, बोलो। ठीक है ना, लगभग कितना हो जाएगा आपका, लगभग 350 साल पहले की बात है, बोलो भाई। तो लिखो, पहला पॉइंट बच्चों हमारा यही है। YouTube पे जो है नीचे लिखा आपको डेफिनेशन मिल रहा होगा, तो आप लोग भी उसको देख कर लिख लिया करिए और नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। तो आप लोग लिखो बेटा, बात नहीं, ध्यान दो, ठीक है ना। तो आप लोग पहले लिखो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। लिखो न्यूटन का, थोड़ा थ्योरी लिखो, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत निम्नवत है। निम्नवत है के बाद डैश, निम्नवत है के बाद डैश। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बताइए मिश्रा जी, पहला पॉइंट क्या है? सर, वो जो लाइट इमिट हो रहा है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है। बहुत बढ़िया, जो लाइट इमिट हो रहा है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है। इन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया उन्होंने हिंदी में? कणिकाएं। इंग्लिश में क्या है बताओ? कॉर्पस सेल्स। सही है ना? तो लिखो बच्चों, लिखो प्रत्येक प्रकाशिक स्रोत से, प्रत्येक प्रकाशिक स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश छोटे 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 कणों के रूप में, कणों के रूप में होते हैं, कॉमा इन कणों को, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं, कॉर्पस सेल्स। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। तो कोई दिक्कत बच्चों? तो ये था हमारा क्या, पहला, ठीक है ना, सिद्धांत। बोलो यार, ये पहला पॉइंट है। हाँ बच्चों, सिद्धांत को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं 2-4 पॉइंट्स लिखवाया सिद्धांत में, तो कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा वाला तीसरे के जगह पे हो, पहला पहले के जगह पे हो, आगे पीछे हो सकता है। कोई दिक्कत अनुराग? ठीक है। तो ये बेटा हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। शिवेंद्र समझ में आ रहा है बेटा? तो पहला पॉइंट यही है कि जो हमारी प्रकाश है, उन प्रकाश का उत्सर्जन छोटे छोटे कणों के फॉर्म में होता है,
जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, कॉर्पस सेल्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट का बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं न्यूटन जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो बेटा ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, मान लो मैंने एक ठीक है ना बल्ब भी बनाया वैसे एक रैंडमली। अब यहां से जो लाइट निकल रहा है वो छोटे छोटे कणों के फॉर्म में निकल रहा है। तो वो कहें कि ये कणिकाएं जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देखो ऐसे आके पड़ी, और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के नेत्र तक पहुंचती हैं, तब जाके वह वस्तु हमें दिखाई देता है। कौन सा वस्तु? जिस पे पड़ी है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो बेटा आप याद करो, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सही है, कि मैं पहले दिन ही जो प्रकाश का परिभाषा बताया था, बोलो, उसमें भी मैं यही बात बताया था कि जब ये पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो टकरा कर जब हमारी नेत्र तक पहुंचता है तब जाके वह वस्तु में दिखता है। तो यही न्यूटन का दूसरा क्या बोलते हैं सिद्धांत है। कोई दिक्कत है? तो दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो, जब ये कणिकाएं किसी प्रकाशिक स्रोत से उत्सर्जित होकर वस्तु पर आपतित होते हैं तथा वहां से परावर्तित होकर मतलब रिफ्लेक्ट होकर, तथा वहां से परावर्तित होकर प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती हैं। प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, प्रेक्षक के नेत्र पर पड़ती हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है। ठीक है मेरे भाई? क्यों फेयर में नहीं लिख रही हो तुम? सर वो पीछे का कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं? पीछे का कंप्लीट है, ठीक है ना, वो कंप्लीट करो, बनाते चलो। पानी देना बेटा, तो प्यास लगा है। 1 मिनट, 2 पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट और है। टाइम बताइए तो कितना हो रहा? 25, 10 मिनट और दो हमको समय, ठीक है। कम से कम उसी माने पढ़ तो ले रहे हैं आप लोग चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है बेटा, चलिए ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि पहला पॉइंट ये था कि कणों के रूप में उत्सर्जन होता है जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कणिकाएं जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वहां से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख तक आती है तब वह वस्तु हमें दिखाई देता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, आप लोग डेफिनेशन बेटा साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। आप एक नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा, वरना आज चीजें पढ़ लेंगे कल भूल जाएगा। नोट्स रहेगा तो कभी भी आप पलट के देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे उसका, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट क्या था बेटा। देखो ये जब कणिकाएं चलती है ना, तो एक कणिकाएं जब चल रही है तो इनमें बेटा गारंटी है कि एनर्जी भी है। क्योंकि बेटा अगर ये मूव हो रही है, गति कर रही है, तो इनके अंदर एनर्जी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, गति के कारण यानी कि मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो बेटा इसमें बताओ कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? यानी कि इन कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि इन कणिकाओं में जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। सही भी बात है, तो लिखो एक पॉइंट को, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, पॉइंट थर्ड है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगा, ठीक है। लिखो इन कणिकाओं में
इन कणिकाओं में निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा का मतलब स्टोर एनर्जी, इन कणिकाओं में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, तीसरी बात हो गई। ठीक है, चलिए कितनी बात हो गई बताओ? तीसरी बात हो गई। ठीक है ना, यानी कि न्यूटन ने जो मतलब कणिकावाद का सिद्धांत दिया उसमें हम लोगों ने 3 चीजें अभी तक सीख ली है। बहुत टफ नहीं है बेटा, बस चीजों को समझ लेना है और याद में रखना कि क्या क्या कहे थे। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोगों के कोर्स में है तो पढ़ेंगे क्यों। आइए बात करते हैं चौथी बात का। ठीक है ना, देखो चौथी कौन सी बात उन्होंने कहा भैया? ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अगर अलग अलग कलर का लाइट डाल रहे हो कहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब बेटा बात समझो, मान लो मैंने यहां एक सरफेस बनाया, अरे बोलो भाई, और इस पे मतलब मैं एक लाइट इंसिडेंट करा रेड कलर का, अरे बोलो यार। फिर मान लीजिए हमने ठीक है ना कलर बदल दिया और एक लाइट इंसिडेंट कराया, मान लो बेटा ठीक है ना आपका, ठीक है ना ब्लू, कोई दिक्कत नहीं है ब्लू कलर का। तो बताओ ये रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का है, नीला कलर का है, और इनमें 100% है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। बोलो, यानी छोटे छोटे कणों, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। बोलो, और ये भी बताओ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। तो इन कणों का जो आकार होता है ना, आकार मतलब साइज, वो भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होता है, उन प्रकाश का जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या होगा बताओ? अलग अलग साइज का होगा। यानी कि रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, अगर आप अलग अलग लाइट ले रहे हो, मतलब अलग अलग रंगों का लाइट ले रहे हो, तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उनके जो कॉर्पस सेल्स होंगे, वो अलग अलग साइज के होंगे। बात समझ में आया क्या? तो ये बात लिखो, चौथा पॉइंट बोले, लिखो, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाओं का आकार, कणिकाओं का आकार यानी कि साइज ऑफ कॉर्पस सेल्स, कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। कोई दिक्कत बच्चों? आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो बताओ कितने पॉइंट हम लोगों ने सीखा? किस सिद्धांत में? न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत में। अरे बोलो मेरे भाई। पांचवा पॉइंट देखो, यही पांचवा पॉइंट इनकी जो सिद्धांत थी उसमें कमी ला दिया। क्या सिद्धांत था जानते हो बेटा? ध्यान दो। न्यूटन जी ने कहा कि अगर कोई सघन माध्यम है, मान लीजिए सघन माध्यम का मतलब बच्चों डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, बोलो भाई, सघन माध्यम है। कोई दिक्कत बेटा? सघन माध्यम है, मान लो बेटा ट्रांसपेरेंट है लेकिन सघन है, मान लो एक ग्लास का है। किसका है बताओ? ग्लास का है। और मान लो बाहर जो है विरल है, विरल का मतलब समझ रहे हो? रेयर है। क्या है बताओ? रेयर है, रेयर मतलब विरल। तो प्रकाश मान लो पहले बेटा रेयर मीडियम में चला, रेयर मीडियम चलने के बाद मान लो इस डेंसर मीडियम में एंटर किया, प्रवेश किया। अरे भाई ट्रांसपेरेंट है तो प्रवेश तो करेगा ही। मान लो इसमें भी मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एंटर किया। अरे बोलो बच्चों। तो उन्होंने कहा कि रेयर मीडियम में जो स्पीड होगी, जो रेयर मीडियम में स्पीड होगी, वह डेंसर मीडियम की तुलना में कम होगा। यानी कि डेंसर मीडियम में उन्होंने कहा स्पीड ज्यादा होगा। बोलो यार। और रेयर मीडियम में स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये बताओ, जब हम लोग प्रायोगिक रूप से देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं
उनका जो स्पीड है वो डेंसर में कम होता है और रेयर में ज्यादा होता है। मैं आप लोग को बताया था कि मेला वाली बात पहला लेक्चर में शायद पहला या दूसरा था कि अगर आप किसी मेला में इंटर कर रहे हो, यानी कि जहां ज्यादा घना जगह है वहां इंटर कर रहे हो, तो आप वहां स्लो चलोगे उसकी तुलना में जहां आप मेला के बाहर थे। तो बताओ बेटा, प्रयोग से तो यह प्राप्त हो रहा है कि सघन माध्यम में स्लो और विरल माध्यम में तेज, यानी कि डेंसर में स्लो और रेयर में तेज चलता है। और ये कह रहे हैं नहीं, उल्टा बात कह रहे हैं कि सघन में तेज चलेगा और रेयर में स्लो चलेगा। तो क्या यह वैलिड है? क्या यह बात सत्य है? तो यहीं से इनकी जो थ्योरम थी, सॉरी जो थ्योरी थी, ठीक है ना, वह बेटा बताओ क्या हो गया? गलत हो गया, उसमें दोष उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये 5वां पॉइंट है, तो लिखो जल्दी से इसको भी, ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है? तो लिखो, बोले लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में, मतलब रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, विरल माध्यम की तुलना में हो गया, सघन माध्यम में तेज होती है। हो गया, फुल स्टॉप। अब भैया बताओ, 5वां जो ये आप सिद्धांत इन्होंने दिया, खैर मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये 5वां है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ये। तो ये बताओ, ये क्या 5वां सिद्धांत प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए सत्य है? तो इसको पैराग्राफ चर्च करके लिखो कि मतलब यह जो सिद्धांत है वो असत्य है। इसलिए अब आएगा एक और भी आगे सिद्धांत, ठीक है बच्चों? देखा जाएगा वो कौन सा सिद्धांत है कल, ठीक है? तो लिखो इस चीज को, लिखो यह सिद्धांत उसी में लिखना, जो सिद्धांत लिखो हो उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह सिद्धांत प्रायोगिक विधि से यानी कि प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, प्रायोगिक विधि से असत्य प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत बेटा? तो क्या आप लोगों को आज कहानी तो आसान थी लेकिन फिर भी थी? क्या आज आप लोगों को समझ में आया? न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या है? बताओ कितने पॉइंट हम लोग कवर किए? 5। न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत में यानी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, ध्यान दो अंशुमान, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश होती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होती है। बोलो, इन कणों को क्या कहते हैं? कणिकाएं, यानी कि कॉर्पस सेल्स। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो ये क्या बोलते हैं कणिकाएं होती हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो वहां से जब रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के नेत्र तक पहुंचती हैं तब वह वस्तु में दिखाई देता है। ये न्यूटन जी बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इन कणिकाओं में जो ऊर्जा स्टोर होता है, जो एनर्जी स्टोर होता है, वह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, सॉरी चौथा पॉइंट, तीसरा तो हो गया, चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की जो कणिकाएं हैं, बोलो यार, यानी कि जो कॉर्पस सेल्स हैं उनका साइज अलग अलग होता है। बोलो। पांचवा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सघन माध्यम में यानी कि डेंसर में जो प्रकाश की चाल होती है वो रेयर की तुलना में अधिक होता है, जबकि हम ये भी जानते हैं एक्सपेरिमेंटली
कि ये गलत है, तो इसलिए ये सिद्धांत यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो ठीक है, हम लोग फिर अगला कोई सिद्धांत देखेंगे। हो सकता है हम हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में ही बताएं, या कोई और भी अगर हमको प्रिंसिपल मिल जाता तो बता देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो क्या आप लोग को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, आप लोग खूब लगन से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, क्यों?